हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो होगा आपके यूपीएसआई, बिहार एसआई और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको जीके के अलावा साइंस और मैथ रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन इसमें होगा आपके लिए। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि आपके बहुत काम का ये सारा क्वेश्चन होगा। तो आपको एक वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कितने काम का ये क्वेश्चन सब है। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया था। क्वेश्चन है कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद सबसे अधिक जो योगदान दी थी, ये चारों ऑप्शन में से बताना आपको सबसे अधिक योगदान किस महिला ने दी थी। आपके पास ऑप्शन है, पहला अरुणा आशफ अली, दूसरा है कमला रानी सिंह, तीसरा है तारकेश्वरी सिन्हा और चौथा है राबड़ी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणा आसफ अली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी जो थे उनकी संपादक कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है, सीवी रामन पिल्लई, CN मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्लई और CR रेड्डी। आपको इसका राइट आंसर बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के रामकृष्ण पिल्लई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के रामकृष्ण पिल्लई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। प्रेस सेंसरशिप जो लागू किया था, आपको बताना है निम्न में से कौन किया था सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप को लागू। तो ऑप्शन है वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी। आपको चारों में से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये वेलेजली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किसके अनुभव पर आधारित संग्रह है। ये जो लिखा हुआ है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये जो है किसके अनुभव पर आधारित एक जो है कलेक्शन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो ये जो संग्रह किया गया है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किसके अनुभव पर आधारित ये संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि BR आम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। जब गांधी जी और आम्बेडकर जी के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था, तो उस समय उनके बीच में जो सहमति बनी थी वो किस बात पे सहमति बना था, यानी समझौता जो किया गया था वो किस बात पे किया गया था। आपके पास ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है हरिजन के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है हरिजन के लिए आरक्षण सहित अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हरिजन के लिए आरक्षण सहित अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी उसको रिजर्वेशन के साथ साथ उसका निर्वाचन क्षेत्र भी अलग हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप एक बार ऑप्शन को देखिए अच्छे से। पहला ऑप्शन इसका है भारत सरकार अधिनियम 1833, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। यानी अब जो भारत पे जो शासन करना था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करना था, अब सीधे कहाँ शासन होता? ब्रिटिश क्राउन इसका जो है शासन करता वहाँ से। तो ये किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1885 में, दूसरा 1875 में, तीसरा 1876 में, चौथा 1858 में। आपको राइट आंसर बताना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कौन सा हो जाएगा 1876 ईस्वी में। यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था वो कब किया गया था? 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय तक, यानी स्वतंत्रता के बाद और संविधान लागू होने के बीच जो शासन यहाँ से चलाया गया था वो किसके अधीन चलाया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, दूसरा है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, तीसरा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं था। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? जो 1935 में स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी वो किसको दी गई थी? तो ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल को, चौथा ऑप्शन है प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सूर्य, धरती, बृहस्पति और शनि को। इसमें से बताना है कि सौर मंडल का जन्मदाता है किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। कैसे, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिले। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में जो अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, आपको बताना है कि वो सूर्य कब दिखाई देता है। तो आपके पास ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 जून और चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो आपको बताना है कि नॉर्वे में जो अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? 21 जून दिखाई देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? वो कौन सा ग्रह है जिसमें कलाएं किसकी तरह होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। आपके पास ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 यानी बुध ग्रह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान जो है वो किस ग्रह से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह। ये आपका बृहस्पति लिखा हुआ है, बृहस्पति ग्रह, और ये है आपका शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है मार्सेलो क्या है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं मार्सेलो क्या है? ऑप्शन है अमेरिकी भाषा है, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील का एक बंदरगाह है, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, चौथा ऑप्शन है साइबेरिया का एक जानवर है। आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्राज़ील का एक बंदरगाह है मार्सेलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर जो पतन है ये किस देश में है? तो ऑप्शन है ईरान, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वादर पतन जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो 5वां आवर्त है उसमें कितना तत्व? देखिए ऑप्शन है 2, 8, 18 और 36। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम के तैरते टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तैरता हुआ जलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये मैथ का क्वेश्चन है। अब आगे यहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा आपका
मैथ और रीजनिंग मिला करके होगा। तो आप देखिएगा सारा क्वेश्चन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उससे भी इम्पोर्टेंट है इसका बनाने का तरीका। आपको बनाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ये कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं का अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। यहाँ देखिए दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक आसान सा तरीका, क्वेश्चन है कि 15:19 क्या है ये 15:19, क्या इसमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए आपका 3:4 हो जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 19 तिया 57। कितना का अंतर है 3 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है कितना घटाया जाए कितना जोड़ा जाए, तो आप इसी तरीक़ा से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। 15:19 लिखे, नीचे हम 3:4 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 15 चौका 60 19 तिया 57, 60 में 57 घटेंगे 3 आए, ये आपका आंसर हो गया। एक और तरीका इसका बनाने का है, इसको आप दूसरा तरीका से ऐसे बना सकते हैं, जैसे 15:19 है तो इसको लिखेंगे 15, थोड़ा सा इसको साइड में नोट करता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप लिखिएगा क्या 15/19। कह रहा है क्या घटाया जाए, मान के दोनों में से x, इसमें से भी घटाएंगे इसमें से भी x घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा रेशियो 3:4 का। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेंगे कितना, यहाँ पे लिख लेंगे 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दो तरीका आपके पास है, आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन को भी आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो है 124 रुपये, तो क्या ब्याज की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन को भी दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया है ये 120 है, साधारण ब्याज जो है ये कितना है 120 दिया हुआ है। ठीक है, साधारण ब्याज आपका 120 दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 124 दिया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर जो होगा ये हो जाएगा कितना 4 का हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है 2 साल दिया, जब टाइम 2 साल रहेगा एक फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R²/100, तो यहाँ से आपको R का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि आप यहाँ तो आपका अंतर है लेकिन आपको मूलधन नहीं पता है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। उससे मैं इसको इस तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे भी एक और आसान तरीका। ठीक है, ये आसान तरीका क्या है सो देखिए, इससे भी आसान है, काफ़ी आसान तरीका। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, और आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल का बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज अगर 2 साल का 120 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा 60 रुपया होगा साधारण ब्याज। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज 2 साल का 120 रुपया है, तो पहला साल में 60 रुपया मिलेगा, दूसरा साल में भी 60 रुपया मिलेगा। 2 साल का साधारण ब्याज 60 120 रुपया हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 साल का 124 रुपया है, तो 60 120, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 4 और बढ़ेगा। अब देखिए 60 है, इसका यहाँ पे कितना परसेंट निकालेंगे कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इससे R का वैल्यू आ जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं 4 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, आप लिख सकते हैं 4/60 गुने 100%। तो 4 से काटेंगे तो 15, फिर काटेंगे 3 5 15 और 20 5 100, यानी 20/3। इसका मतलब हुआ 6.2/3%, और 6.2/3% का मतलब क्या हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरीका को समझे होंगे। बहुत आसान सा तरीका था ये, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। वीडियो से आपको फ़ायदा होगा कि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार, आप कितनों बार भी आगे पीछे करके देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते से बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है, तब इस शंकु की त्रिज्या क्या हो। देखिए आपको मैं एक बात पहले बता दूं कि अगर किसी 3D फिगर को, यानी किसी 3D वाले को, 3D उसको कहेंगे जिसका वॉल्यूम निकलता, आयतन निकलता है वो 3D में आ जाता है, और उसका एरिया निकलता है वो 2D में आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी 3D फिगर को हम लोग पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ पे एक अर्धगोला को पिघला करके क्या बना रहे, शंकु बना रहे, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम समान होगा। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है कितना, 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r²h/3। देखिए यहाँ पर जो काटने वाला है पहले उसको काट देते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे 2r³ बराबर r²h। देखिए r यहाँ पे नहीं कटेगा, दोनों का r का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अर्धगोला है इसका रेडियस कितना, 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना, 216 बराबर। इसका रेडियस तो नहीं दिया है तो लिखेंगे r², लेकिन इसका हाइट तो दिया हुआ कितना, 75 है, 75 कर लिया यहाँ पे। अब ये देखिए कटेगा क्या, 3 से अगर काटेंगे, अगर 3 से काटते हैं तो 25 दिया 75, और 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 72 दूना 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो r² का वैल्यू जो होगा, ये r² का वैल्यू ये हो जाएगा आपका कितना, 144 और बट्टे 25। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/5 यानी 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सागन शब्द के सभी अक्षर से कितने संभव शब्द बनेंगे जबकि सभी स्वर एक साथ हो। देखिए अगर यहाँ पे सभी स्वर को हम लोग एक साथ कर दें, यहाँ पे स्वर क्या सब है, ए है, ई है और ओ है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ए, ई और ओ को एक साथ कर दें, ए, ई और, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सभी स्वर एक साथ, बाकी बचेगा क्या, बाकी बचेगा आपका एच, एक्स, जी और एन। देखिए 4 यहाँ पे हुआ और 1 यहाँ पे हुआ, टोटल कितना हुआ, 5। तो जब भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हेक्सागन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से हम लोग सजा करके लिख सकते हैं। ये 4 और 1 5 यानी कितना, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 × 4 × इसी तरह से कितना, 3 × 2 × 1 यानी हो जाएगा 5 का 20, 4 दूना 120, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 120 तरीका। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे सभी स्वर दिया हुआ था इसको एक साथ लिख लिए हैं। अगर सभी स्वर को एक साथ अगर लिखें तो इसको आप ऐसे ही करना होगा आपको। कितना है, 1 2 3 ठो है ना, इसका मतलब फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब पूरे हेक्सागन शब्द के सभी अक्षरों को कह रहा है कितने संभव तरीके से लिख सकते हैं, तो कितना तरीका हो जाएगा, 120, और यहाँ पर कितना आया है, 6, यानी कितना हो जाएगा ये 720। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अच्छी प्रकार फीटी गई 52 ताशों की गड्डी से 2 पत्ते को यादृच्छिक खींचे जाते हैं। कह रहा है कि दोनों पत्ते चीरे के होने की संभावना क्या है। तो आपको ताश के गड्ढे में पता होना चाहिए कि चीरे का पत्ता होता कितना है। तो मैं आपको बता दूं, चीरे का पत्ता कितना होता है, 13 होता है, और हमें 2 खींचना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास टोटल 52 ताश है और कह रहा है 2 पत्ता खींचना, कौन सा होना चाहिए, चीरी का होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए चीरी का पत्ता कितना, 13 होता है, और टोटल कितना है, 52। एक पत्ता यहाँ से खींच लिया। अब चीरी का पत्ता पहले 13 था और यहाँ पे टोटल ताश 52 था, चीरी का एक पत्ता खींच लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास चीरी का पत्ता बचेगा कितना, चीरी का पत्ता जो है वो बचेगा आपके पास 12, और टोटल जो 52 था अब वो कितना बचेगा, 51। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप काटिए इसको, यहाँ काटेंगे 13 का 13, 13 चौका 52, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 17 तिया 51, यानी हो जाएगा 1/17 इसका राइट आंसर।
काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए और भी देखते हैं, कुछ मैथ का क्वेश्चन और भी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप फिर से हमें पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 200 मीटर की दौड़ में राधा श्याम को 31 मीटर से हरा देता है। राधा श्याम को 31 मीटर से हरा देती है, हरा देता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हरा देती है, तो यहाँ पे देता को देती पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 200 मीटर की दौड़ में जो है राधा श्याम को कितना से हरा देती है, 31 मीटर से हरा देती है, तथा गोपी को 18 मीटर से हरा देती है। गोपी को कितना से हराती है, तो 18 मीटर से हरा देती है। तो क्या 350 मीटर की दौड़ में गोपी श्याम को कितने मीटर से हराएगी। देखिए जब भी ये रेस वाला क्वेश्चन रहेगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 आदमी है, कौन सब है, राधा श्याम और गोपी। कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में राधा जो है श्याम को 31 मीटर से हराती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राधा 200 मीटर दौड़ती है तो श्याम कितना दौड़ता है, उससे 31 मीटर कम, क्योंकि उसको 31 मीटर से हरा दिया है ना, तो ये कितना दौड़ेगा, 169 मीटर। और क्या रहा है था, गोपी को 18 मीटर से हरा देती है। यही राधा जो है गोपी को 18 मीटर से हरा देती है। इसका मतलब ये हुआ अगर राधा 200 मीटर दौड़ती है तो गोपी कितना दौड़ता है, उससे 18 मीटर कम। 18 मीटर कम मतलब कितना, 182 मीटर, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या रहा है, तो आपको बताना है कि 350 मीटर की दौड़ में ये गोपी जो है वो श्याम को कितने मीटर से हराएगा। तो यहाँ पे समझिए, गोपी 182 मीटर दौड़ता है तो श्याम कितना, 169 दौड़ता है, यानी 182 मीटर की रेस में गोपी जो है श्याम को कितना से हराता है। तो यहाँ पे इसको घटाइए, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और 7 में 6 घटाएंगे, यानी कि 182 मीटर के दौड़ में 182 मीटर के दौड़ में गोपी जो है श्याम को कितना से हराता है, 13 मीटर से हराता है। तो 1 मीटर के दौड़ में कितना से हराएगा, 13/182। तो क्या रहा है कि 350 मीटर के दौड़ में कितना से हराएगा, तो उन्हें 350 कर देंगे। 13 से काटेंगे, 13 का 13 और 13 चौका 52, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 पाँचे 35, 50 आएगा। फिर 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी कितना से हराएगा, 25 मीटर से हरा देगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर यानी 25 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलकर कुछ दूरी जो है 22 घंटे में तय करती है। अगर कार अपनी वास्तविक चाल से चले तो इसी दूरी को तय करने में उसे कितने समय की बचत होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उसी दूरी को, तो यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे ना डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर देखिए दो कंडीशन का डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड का उल्टा टाइम होगा और टाइम का उल्टा स्पीड होगा। तो क्वेश्चन में जो दिया है हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड पहले कितना था और बाद में कितना है ये दिया हुआ। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना, 7:11। एक कार अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से चलकर कुछ दूरी 22 घंटा में तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ पहले इसका स्पीड कितना, वास्तविक 40 का 11 था, लेकिन जा रहा कितना था 7 से। अगर दूरी सेम है तो स्पीड जो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का। अगर स्पीड का रेशियो 11 और 7 है तो अब बताइए टाइम का रेशियो इसका क्या होगा, टाइम का रेशियो इसका हो जाएगा कितना, 7 और 11, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या रहा था, अगर कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से जाता है तो 22 घंटे में उस दूरी को तय करता है। देखिए वास्तविक चाल का अगर 7/11 से जाएगा किसके हिसाब से कितना तय करता है वो, तो 11 में तय करता है, और क्वेश्चन के हिसाब से 22 घंटा है, 11 का मतलब 22 घंटा, तो 1 का मतलब कितना, 2 घंटा। अब देखिए इस तरह से अगर वो जाता है तो पहले 7 घंटा लग रहा था, अब 11 घंटा, इसका मतलब कितना बचत कितना का करेगा, ये 4 का। अगर 1 का वैल्यू 2 घंटा है तो आप बताइए 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 का वैल्यू क्या होगा, तो बचत इसका हो जाएगा कितना, 4 × 2 यानी 8 घंटा का बचत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है
और फिर कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इस वीडियो का। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन डेली देखने को मिले और एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चन देखते हैं डेली, जो मैं 25-25 क्वेश्चन इसके लिए डालूँगा, अगर आप वो देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस सामान का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100। अब क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 35% अधिक 135 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करना, लाभ और हानि जो होता है हमेशा CP पे होता है। इसका मतलब अगर 8% लाभ प्राप्त करना है तो इसको बेचना है कितना में, 108 में बेचना है। 135 के सामान को 108 में बेचेगा तो कितना का डिस्काउंट देगा, 135 पे का सामान है 108 में बेचना चाहेगा तो कितना का डिस्काउंट देगा। देखिए कितना हो जाएगा ये, 135 में से 108 घटाएंगे तो 27 का डिस्काउंट देगा। अब 27 का डिस्काउंट किस पे देगा, 135 पे। परसेंटेज में लाना तो गुने 100, तो 27 5 135, 5 से काटेंगे तो 20। इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो है 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये सब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तो जय हिंद, जय